दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी देखिए 41 रुपये का एनएवी है, तो काफ़ी सस्ता एनएवी है। 3 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 20% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है और ये कंपाउंड किया है। लेकिन 1 साल में बात करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है, वो भी -14%, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हुआ। 5 साल में बात करेंगे तो 8% का CAGR है और मैक्सिमम बात करेंगे तो 13% का CAGR है। जबकि मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैक्सिमम बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। पर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए जिसने 10 साल में केवल 13% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है? तो डेफिनेटली ना आंसर होना चाहिए नो। और नो मीन्स नो। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो आउट ऑफ 5 इन इस जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं तो इनके पास जो है ये वैल्यू रिसर्च है, इसने 3 स्टार रेटिंग इसको करी हुई है, तो डेफिनेटली 2 स्टार भी कर देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। और फिलहाल अगर मैं देखूं, जिनेश गोपानी इसके फंड मैनेजर, अगर इनका क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन तो कहीं ज़्यादा बेहतरीन है पर रिटर्न उतना ही इन्होंने गंदा टाइप का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो गोपानी साहब, इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ द इन्वेस्टर्स, अपने रिटर्न को थोड़ा सा सुधारिए। देखिए पूरा 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, कितना बेकार टाइप का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। रिस्क की बात करेंगे, चूंकि इसीलिए मैं बेकार इस वजह से बोल रहा हूं कि देखिए 13% का रिटर्न कम नहीं होता है, अच्छा रिटर्न होता है। पर मैं बेकार इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि रिस्क तो इन्वेस्टर उतना ही ले रहा है यार, जितना अगर वो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सेस के स्मॉल कैप में डाल देता तो वो रिटर्न उसको 20% के ऊपर ऑलमोस्ट मिल जाता। ठीक, रिस्क वो उतना ही ले रहा है इन्वेस्टर, रिटर्न उसका आधा मिल रहा है। ठीक, तो यहां इन्वेस्टर्स के साथ गलत हो गया। क्या ये अन्याय नहीं है इन्वेस्टर्स के साथ? बताइए गोपानी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, नेशन वांट्स टू नो। वेरी हाई रिस्क रहता है आपका, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ठीक है। और जिस फंड की मैं बात कर रहा था, देखिए एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी एक बहुत अच्छी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक अच्छा नाम रखता है, टॉप 10 के अंदर भारत देश के अंदर आता है। पर जो इसका ये फंड है, और ये देखो सबसे अच्छी बात है कि असेट साइज देखो 15,139 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है इस फंड में। क्या बात है भाई, कितना इन्वेस्टर्स को दूर रखा है। एक्सिस फोकस्ड 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा था। अगर इस फंड से आप कोशिश करना एग्जिट हो सकते हो तो डेफिनेटली ऐसे फंड से एग्जिट होकर कहीं और जाना चाहिए। 15,139 करोड़ का असेट साइज है, 0.74% का एक्सपेंस रेशियो रखते हैं ये, जो कि अच्छी चीज़ है। और देखिए कैश होल्ड के बारे में बात करूंगा तो वो भी नेगेटिव है, -9.88%। बेंचमार्क देखेंगे तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। 12 महीने के अंदर अगर आप इस फंड से निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। ठीक है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो देखिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो सेक्टर्स कवर किए गए वो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, केमिकल, मटेरियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग। ये कुछ सेक्टर्स है। सेक्टर्स तो चलिए अच्छे हैं। अब शेयर्स की बात करते हैं। ओहो, रिटर्न इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा जो अपना बेट लगा रखा है वो लगा रखा है बजाज फाइनेंस पे, और जो बजाज फाइनेंस ने तो रिटर्न नहीं दिया यार, पिछले 2 साल से कोई रिटर्न नहीं आया बजाज फाइनेंस से। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पड़ा हुआ है। TCS से भी कोई रिटर्न नहीं आया। एवेन्यू सुपरमार्ट तो आधा हो गया था। कोटक महिंद्रा बैंक ठीक है लेकिन रिटर्न इससे भी नहीं आया। पिडिलाइट, लोगों का पसंदीदा स्टॉक है पिडिलाइट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करता है। मेरे मित्रों, मैं सही बताऊं तो मोनोपोली हो जाने से आज की डेट पे यार जरूरी नहीं है कि यार तुम टॉप पे ही बने रहो, है ना। तो फिर भी पिडिलाइट से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। ICICI बैंक, एक कमेंट आया था मेरे पास, मैं उस कमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि ICICI बैंक और फेडरल बैंक, इन दोनों बैंकों से कौन सा बैंक अच्छा है। तो यहाँ मैं जवाब देना चाहूँगा कि देखिए ICICI बैंक ने रिटर्न बहुत अच्छा डिलीवर करके दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर मैं पिछले मैक्सिमम बात करूं तो ICICI बैंक का रिटर्न 2000% से भी ऊपर गया है। ठीक। और अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं तो 400-500% का रिटर्न आया है। लेकिन अब ICICI बैंक क्या है, एक पहाड़ हो चुका है। दैट मीन्स कि एक लार्ज कैप कंपनी है। फेडरल बैंक अभी भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेज में है, फेडरल बैंक। ठीक है। तो अब क्या है, ICICI बैंक आने वाले समय में हो सकता है कि स्टेबल रिटर्न दे, एक स्टेबल रिटर्न दे। हो सकता है हर साल 10% का CAGR दे या 12% का CAGR दे। अब 50% का CAGR ICICI बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए देना इम्पॉसिबल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन फेडरल बैंक वैसा काम कर सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फेडरल बैंक अच्छा हो सकता है। अगर रिस्क के साथ नहीं जाना है, बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ जाना है, तो ICICI बैंक आपकी बेस्ट बेट हो सकती है। देखिए दोनों ही बैंकें अच्छी हैं, बस आप अपना रिस्क देखिए और आप अपना रिवॉर्ड देखिए, और दोनों में कर पाएँ तो अच्छी बात है यार। क्या कर रहा है, एक से स्टेबल रिटर्न आएगा, एक तोड़ू रिटर्न आएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी तो 10 साल बाद सबको पता चलेगा कि किसने क्या रिटर्न दिया है ना। बैक टू द फ्यूचर मूवी किसी ने देखी है क्या? अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली देखना चाहिए, है ना। पास्ट में जाके सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इन्फो एज,
इन्फो एज, ये भी इससे भी रिटर्न नहीं आया है बिल्कुल भी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इससे भी रिटर्न नहीं आया। एशियन पेंट से भी रिटर्न नहीं आया। श्री सीमेंट से रिटर्न ठीक ठाक गिरा है लेकिन कुछ खास दिया नहीं। रिलायंस से भी कोई खास रिटर्न नहीं आया। पीआई इंडस्ट्रीज से भी कोई खास रिटर्न नहीं आया। एलटीआई माइंट्री रिटर्न देता तो है, लोगों की पहली पसंद भी है, लेकिन शेयर बहुत ज़्यादा टूट चुका है। दिवीज लैब से भी कोई रिटर्न नहीं आया। बजाज फिनसर्व से भी कोई रिटर्न नहीं आया। अपोलो हॉस्पिटल से भी कोई रिटर्न नहीं आया। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, इससे रिटर्न आया है। रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी, अभी साल 2 साल ही हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए, और अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। टोरेंट पावर ठीक है। चोलामंडोलम ठीक है। मदरसम सुमी वायरिंग, इसने तो यार मदरसम सुमी वायरिंग अलग हो गया मदरसम सुमी इंटरनेशनल से, उसके बाद तो रिटर्न क्या ही आया इससे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इनके पास बॉन्ड्स पड़े होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, कुछ अदर्स, और बाटा इंडिया, ये कुछ देखिए। इसके 90% तो शेयर्स ऐसे हैं जहां से साल 2 साल से कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, तो यही रीज़न है कि इसका रिटर्न इतना कम आया है। डेफिनेटली इनको थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए। क्या ये शेयर्स खराब है? नहीं, शेयर्स तो खराब नहीं है, शेयर्स अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सारे शेयर्स, बस रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऑल्टरनेट की प्रोवाइड करने की कोशिश करूं तो देखिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी अच्छा है। एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये कुछ ऑल्टरनेट हो सकते हैं। इनका भी इंडेक्स एनालिसिस मेरी प्लेलिस्ट में नहीं पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, देखिए 2,39,695 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 199 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए 199 स्कीम को मैनेज करना आसान नहीं होता है। ठीक है मेरे मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अपना किसी भी म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद से रिस्क और रिवॉर्ड जरूर चेक करें। ठीक है, अगर कहीं आपको रिटर्न 2-3% एक्स्ट्रा मिल रहा है कहीं और, तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो रिटर्न म्यूचुअल फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी की वजह से खराब आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। जब पूरे मोहल्ले में बारिश हो रही है और आपको नहाने का मन है तो कमरे के अंदर रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं। होप्स हो कि आप इस चीज़ से समझ गए होंगे आपको क्या करना है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।